प्यारी बच्चियों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी अक्टूबर में हर वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में संपन्न होती हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपका जितना अच्छा प्रदर्शन होगा उतना ही आपका वार्षिक का रिजल्ट बेहतर होगा। तो आज हम लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9 गृह विज्ञान का एक मॉडल पेपर। गृह विज्ञान के मॉडल पेपर में आपको देखना है कि कैसा पेपर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, हो सकता है यहां से आपके तमाम प्रश्न आपके पेपर में एग्जाम में देखने को मिले, इसलिए यहां से एक एक क्वेश्चन को बड़ी कायदे से सावधानी से आप देखिए और सभी बच्चियों को अपनी सहेलियों को शेयर कर दीजिएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 गृह विज्ञान है, निर्देश कुछ नहीं है, 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके और 50 नंबर का कॉपी पर लिखना होगा। चूंकि आप सभी बच्चियां अभी 8वीं से 9वीं में एडमिशन ली हैं, सो आपको पैटर्न पता नहीं है, तो ये पैटर्न जानना बहुत जरूरी है और तमाम बच्चियों को इसको शेयर कर दो, वो भी जान जाए कि पैटर्न क्या है। उनको भी बताओ, तुम्हारी जो सहेलियां हैं, जितनी भी फ्रेंड हैं, उन सबको भेज दो और उनको व्हाट्सएप कर दो कि देख लो ये वीडियो जो है सर ने बनाया है और ऐसे ही पैटर्न पर अपने पेपर आने हैं। ठीक है, चलो तो खंड का में सबसे पहले हम लोग हल करते हैं 20 बहुविकल्पी। मैं इस पेपर को हल भी करा देता हूं ताकि आपके जो पेपर को हल कराऊं, हो सकता कल को यही पेपर आ जाए। ये पेपर तो नहीं खैर आ सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे प्रश्न 50%, 60%, 70%, 80% ऐसे तमाम प्रश्न भी आ सकते हैं। 2 प्रश्न 10 प्रश्न 20% भी आ गए, मतलब 10 15 20 नंबर के भी आ गए तो भी आपका देखना बिल्कुल सार्थक। तो शेयर बहुत करो कायदे से। तो पहला है, ठीक से उठ बैठ न सकने वाले रोगी को क्या चाहिए। देखो, गृह विज्ञान कोई कठिन विषय है नहीं। गृह विज्ञान अगर आप अपना दिमाग लगा लेंगे, क्योंकि आप भी कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं, और घरों में ये चीजें तो आम हैं। जो आम चीजें होती वही गृह विज्ञान में, गृह माने घर और विज्ञान माने विज्ञान, जो घर की विज्ञान हो, घर के विषय विषय में विशेष ज्ञान, वही है गृह विज्ञान। ठीक है, तो ठीक से उठ बैठ ना सकने वाले रोगी को क्या चाहिए। सामान्य बिस्तर चाहिए, कंबलों का बिस्तर चाहिए, विशेष बिस्तर चाहिए, या सिलवट युक्त चाहिए। भाई सिलवट युक्त गलत है, कंबल कोई मतलब नहीं है और सामान्य बिस्तर का भी कोई मतलब नहीं। वो ठीक से बैठ उठ नहीं पा रहा है, तो उसको एक विशेष प्रकार, जिस हिसाब से वो एडजस्ट हो सके वैसा बिस्तर चाहिए, तो विशेष बिस्तर। पारिवारिक आय को मितव्ययिता से व्यय करने के लाभ हैं। अब ये मितव्ययिता क्या होता है, कंजूसी जिसको बोलते हैं, कम खर्च करना होता है मितव्ययिता। तो परिवार की जो पारिवारिक आय है उसको कम खर्च, कंजूसी से खर्च करने के क्या लाभ हैं। सुख सुविधाओं की प्राप्त होती है, भविष्य के लिए बचत होती है, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। तो देखो, सबसे मेन बात है, जब पैसा बचेगा तो सुख सुविधाओं की तो प्राप्ति हो ही जाएगी और भविष्य के लिए बचत भी बहुत अच्छी चीज होती है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था यानी मजबूत आपकी अर्थव्यवस्था, धन की व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी सही है। ठीक है, शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है। शारीरिक स्वच्छता क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे सौंदर्य की वृद्धि होती है, शरीर बलवान होता है और कद बढ़ता है, शरीर निरोग एवं चुस्त रहता है। तो जब आप शारीरिक स्वच्छता अपनाएंगे अपनाएंगी तो क्या होगा, शरीर आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले तो उसमें रोगाणु, बैक्टीरिया और वायरस सब खत्म होंगे और शरीर जब निरोगी रहेगा तो वो चुस्त रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां सही है। मातृ कल्याण सेवा केंद्रों का मुख्य कार्य क्या है, केवल प्रसूता की देखभाल कर, प्रसूता माने जिसके बच्चा हुआ है वो महिला, नवजात शिशुओं की देखभाल करना। मातृ कल्याण सेवा केंद्र, जैसे आपका जो छोटा सा हॉस्पिटल होता है जहां पे जब डिलीवरी होती है तो महिलाओं को ले जाया जाता है ना बच्चों के जन्म के लिए, तो केवल प्रसूता की देखभाल, नवजात शिशुओं की देखभाल, माता तथा शिशुओं की देखभाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, केवल प्रसूता की देखभाल ये भी गलत है, नवजात शिशुओं की देखभाल ये भी गलत है। माता तथा शिशुओं की देखभाल, माताओं की, देखो मातृ कल्याण सेवा केंद्रों में माता के साथ साथ उसके बच्चे की भी देखभाल होती है। ठीक है, ड्रा शीट होती है,
एक छोटी सूती चादर, मोमजामे का टुकड़ा, रेक्सीन का टुकड़ा, एक छोटा कंबल, क्या होता है? मोमजामे का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगला, दीवारों में बनी चिमनियों से कमरे की वायु क्या होता है? तो जो दीवारों से बनी, जो दीवारों में चिमनियां बनाई जाती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं? तो भाई चिमनियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो वायु है वो बाहर निकले। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाहर निकलने के लिए, यानी कि बाहर निकलती है वायु से। शोर या ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? भाई किलोग्राम से वजन नापते हैं, कैलोरी से ऊर्जा नापते हैं, सेंटीमीटर से लंबाई नापते हैं, डेसिबल, डेसिमल भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग डेसिबल यानी कि डीबी भी कहते हैं, किसको? शोर या ध्वनि नापने की इकाई को। कौन सा रोग वायु द्वारा संक्रमित नहीं होता है? तपेदिक, हैजा, चेचक या फिर खसरा। जो वायु द्वारा नहीं फैलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो हैजा है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है। हैजा क्यों, कैसे होता है? विब्रियो कैलोरी जीवाणु, वही कॉलरा जिसको बोलते हो, तो हैजा बैक्टीरिया से होता है। लेकिन खसरा है, चेचक है, तपेदिक है, ये वायु से संक्रमित होकर फैल जाता है। शय्याक्षत का उपचार है सेंक करना, रिंग कुशन लगाना, बर्फ लगाना या कुछ नहीं करना। तो यहां पर रिंग कुशन लगाना ये आप लिखेंगे, शय्याक्षत का उपचार रिंग कुशन लगाना है। मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? तो कभी कभी ऑप्शन में अगर आपको दे देगा 3 जोड़ी, तो एक जोड़ी मोजा कितने होते हैं? 2। अगर वो कहेगा 3 जोड़ी, तो जो 3 जोड़ी कहेगा ना, यानी कि 6। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। हमारे देश में किस संक्रमित रोग का समूल नाश हो चुका है? या यूं कहें, नाश तो अभी नहीं हुआ है, नाश की घोषणा की गई थी, बट आपकी पुस्तक में एक सवाल है तो वो भी इसी तरह का है, तो इसलिए यहां पर मिल गया है, देखने को मिलेगा। तो एक चेचक बीमारी है जिसका समूल नाश होने की घोषणा कर दी गई है, समझ गए आप? चेचक। सूती वस्त्रों की क्या विशेषताएं होती हैं? मूल्य कम होता है, पसीना सोखने की क्षमता होती है, या कोई नहीं, या दोनों? तो देखो, एक तो सस्ते भी होते हैं और पसीना सोखने की क्षमता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। स्कूल में वेशभूषा होनी चाहिए। अब स्कूल में कैसी वेशभूषा होनी चाहिए बताओ भाई? क्या सस्ती होनी चाहिए, आकर्षक यानी सुंदर लगने वाली होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, या स्कूल द्वारा निर्धारित होनी चाहिए? तो स्कूल में जो वेशभूषा है वो भाई आपकी ना आकर्षक होनी चाहिए, स्कूल द्वारा जो निर्धारित होती है वो होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से थोड़ी पहन सकते हैं, स्कूल द्वारा निर्धारित। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम, और स्कर्वी रोग जो है इससे होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील बी है। ठीक है, जल में घुलनशील कौन सी है? बी है। और वसा में घुलनशील तो कीड़ा याद रखना, के ई और डी ए, ये जो विटामिन है वसा में घुलनशील है। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। श्रमिक के आहार में अधिक मात्रा होनी चाहिए। श्रमिक यानी जो मेहनत कश है उसके आहार में, भोजन में सबसे अधिक मात्रा किस चीज की होनी चाहिए बताइए भाई? देखो, जो श्रमिक है उसको चाहिए ऊर्जा, तो भाई ऊर्जादायक खाद्य उसका होना चाहिए, समझ गए? पागल कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा है? तो हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया है। बिच्छू के काटने पर तुरंत दिया जाता है, क्या दिया जाता है? गरम दूध दिया जाता है, चाय दी जाती है, क्या दिया जाता है? तो जब भी बिच्छू काट ले तो आपको क्या करना है? गरम चाय देंगे क्या उसको? हैं? बिल्कुल दे दीजिए भाई। आप कहेंगे गरम चाय, तो बिच्छू के काटने पर आप गरम चाय तुरंत दें। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट,
खनिज लवण, वसा या प्रोटीन? तो इसका मुख्य रूप से है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब 20 ऑब्जेक्टिव आपने ओएमआर पे कर लिए। अब आपको क्या करना है, आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न खंड खा। अब यहां से शुरू होगा कॉपी पर लिखना, यानी आपके सबसे पहले जो आएंगे वो होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके विद्यालय में पढ़ाया भी जा चुका होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहां 25 शब्दों में यानी 2-3 लाइनों में इसका उत्तर देना है। 21 से 26 तक हैं और 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय। तो शरीर में पानी के क्या कार्य हैं, बताओ भाई, किसी के पास उत्तर है? नहीं, शेयर करो जल्दी से। शरीर में अगर पानी नहीं होगा तो भोजन का पाचन भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले भोजन का पाचन करता है पानी, अवशोषण करता है, शरीर में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, और ब्लड यानी खून का जो है प्रमुख घटक होता है, और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है। देखो, आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको टॉयलेट ज्यादा जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उतनी मात्रा में वो पूरे शरीर से चीजें फिल्टर करता रहेगा, शरीर की कोशिकाओं को बहुत ही कार्यशील बनाता है। पाचन तंत्र से क्या आप समझते हैं? पाचन तंत्र यानी कि जो हमारे चीजों को पचाए, है ना। तो पाचन तंत्र में आपने क्या समझा? पाचन तंत्र वो अंगों का समूह है जो भोजन को सरल अणुओं में बदलकर शरीर को ऊर्जा और पोषण देता है। इसमें मुख है, अन्न नली है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर यानी यकृत, अग्न्याशय आदि अंग शामिल होते हैं पाचन तंत्र में। फिर अगला सवाल है, दालों का आहार में क्या महत्व है? छोटे छोटे प्रश्न मैं करा दे रहा हूं, समझिएगा। देखो, गृह विज्ञान ऐसी विषय है जो अपने आप से भी, अपने दिमाग से भी चीजें सोचकर लिख सकते हो, उत्तर अलग से लिख सकते हो, बट सही होना चाहिए। दालों का आहार में क्या महत्व? देखो, दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है दालों में होती है ना। प्रोटीन मांस में भी मिलती है, बट मांस खाने के हम एक प्रकार से समर्थक नहीं है, तो मांस वगैरह ना खाएं, ठीक है, किसी की जीव हत्या ठीक नहीं है, बाकी जिसकी जो मर्जी वो खाएगा ही। तो दालों का आहार में यही महत्व भाई, आप दालें प्रोटीन का स्रोत हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन भी पाए जाते हैं, मांसपेशियों में वृद्धि करती हैं, ऊतक की मरम्मत करती हैं, ऊर्जा देती हैं। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा कोई विकल्प है तो वो दाल है। इसके बाद है, बच्चों के लिए दूध क्यों आवश्यक है? आप समझो भाई, दूध में सभी विटामिन घुले होते हैं, लगभग तमाम विटामिन होते हैं। दूध में कैल्शियम होती है, फास्फोरस होती है, हड्डियों और दांतों के विकास में बहुत सहायक होती है। इसीलिए ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसके लिए मां बनाई, और मां के पास सबसे पहले इंसानी भोजन मिला, सबसे पहला भोजन जो मनुष्य का मिला वो दूध मिला, क्योंकि भगवान को भी पता था कि दूध कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है, सारे विटामिन होते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करेंगे, विकास होगा। क्यों? क्योंकि हड्डियों का विकास होगा तो शरीर चल पाएगा, दांतों का विकास होगा तो हम दांतों के माध्यम से तमाम चीजें खा पाएंगे तो शरीर में लगेंगी, प्रोटीन विटामिन मिलेगी। तो प्रोटीन, विटामिन ए, डी और B12 जैसे भी तत्व दूध में पाए जाते हैं जो बच्चों की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। एक संपूर्ण आहार के रूप में दूध माना जाता है, कंप्लीट फूड। ठीक है। इसके बाद है, बुलिमिया नर्वोसा विकार का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोसा विकार, इसका मुख्य लक्षण अत्यधिक भोजन करना है और फिर उल्टी करके जुलाब या अत्यधिक व्यायाम से उसे निकालने की कोशिश करना है। ये बुलिमिया नर्वोसा विकार है, यानी सबसे ज्यादा भोजन करना, फिर उल्टी करके या जुलाब लेकर, जुलाब की गोलियां लेकर के या अत्यधिक व्यायाम करके उसको निकालने की कोशिश, यही है बुलिमिया नर्वोसा विकार। सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं कौन सी होती हैं? तो सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं भाई? सिंपल सी बात है, खाना बनाते वक्त जल जाना तो जलना हो गया, फिसलना, फिसल के गिरना, कट जाना, ब्लेड से कट जाना, नाखून काटते वक्त कट जाना, चोट लग जाना, बिजली का झटका लग जाना, जहरीले पदार्थ दवाओं का सेवन कर लेना, दम घुटने लगना,
ये सब चीजें जो है सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं होती हैं, जो अक्सर किसी के साथ भी घटित हो सकती हैं। गृह विज्ञान को एक व्यापक और व्यावहारिक विषय क्यों माना जाता है? अब ये जो उत्तर होंगे आपको 27 से 31 तक 4-4 नंबर के होंगे और इनको आपको लिखना होगा 50 शब्दों में। तो गृह विज्ञान को एक व्यापक व्यावहारिक विषय क्यों माना जाता है? सिंपल सी बात लिख देंगे। आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, परिचय दीजिए। सामुदायिक विकास खंड क्या होता है? वातावरण में CO2 की बढ़ती मात्रा के दुष्परिणाम क्या हैं? वस्त्र निर्माण हेतु तंतु किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? इसके बाद आपके मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 32 से 34 तक होंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 6 अंकों के, और लगभग 100 शब्दों में, यानी 2 से 3 पेज में आपको लिखना होगा। 2 पेज में, 3 पेज में लिखिए। भारत में पालन किए जाने वाले प्रमुख सड़क सुरक्षा यातायात के नियम लिखिए। कौन कौन से पालन के होते हैं? कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इसके बचने के उपाय बताइए। प्राथमिक चिकित्सा के अर्थ और सिद्धांत बताइए। गृह विज्ञान के शिक्षण क्षेत्र में शामिल प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए। एक गृहिणी को समय, श्रम एवं धन की बचत के लिए कौन से उपाय व उपकरण अपनाने चाहिए? मादक द्रव्य क्या होते हैं? इनके शरीर पर प्रभाव का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये पूरा पेपर आपका गृह विज्ञान का था, जो हमने बताया है। भाई इसको सभी बच्चियां तैयार कर लें अच्छे से, और तमाम यहां से प्रश्न आने की संभावना जताई जा रही है। बट आप तैयारी तो हर चीज की उसी तरह करना है तैयारी। कभी कभी ये होता है ना कि बहुत सारे बच्चे कहते सर आपने पढ़ाया था आया नहीं। आपने ढंग से नहीं पढ़ा, आप ढंग से पढ़िए। आए ना आए उससे नहीं मतलब, हम क्यों पढ़ते हैं? हमारी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए होनी चाहिए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट ज्ञान के लिए पढ़ाई करते हैं, वो ज्ञानार्जन अवश्य प्राप्त करते हैं, ज्ञानार्जन करके महान बनते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके पास होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वो शायद न तो जल्दी से अच्छे से पास होते हैं और न नौकरी ही पाते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ज्ञानार्जन होना चाहिए। और जब भैया ज्ञान होगा अपने अंदर, तो नौकरी तो दौड़ के आके कदमों में गिरेगी। इसलिए इस पेपर को अच्छे से तैयार करो। आगे जो भी आपके विद्यालय में पेपर हो तो हमको भेजते रहो, ठीक है? कहां भेजोगे भाई? तो हम एक नंबर दे देते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये 8299651914। जो भी आपका पेपर हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, साफ साफ फोटो खींच के। पीडीएफ बना लीजिए, एक डॉक स्कैनर ऐप आता है, उससे पीडीएफ भी बना सकते हैं आप, तो अच्छी बात है। नहीं तो एकदम क्लियर, तो हो सकता है हमें समय लगे तो मैं हल करा दूं, है ना? तो ठीक है, इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। modelpaper.info पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।